20 नवंबर 2017 के दिन पंजाब की सब्जी मंडियों में किसानों से 25 पैसे प्रति किलो के भाव से आलू खरीदा गया, जबकि किसानों की लागत आलू पैदा करने की 2 रुपए प्रति किलो होती है। 29 अप्रैल 2020 के दिन पंजाब की सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव इतने कम दिए जा रहे थे कि किसानों ने अपनी सब्जियों को बेचने से अच्छा ये समझा कि वो पशुओं को सब्जियां खिला दें। ये अधिकृत रिपोर्ट है मीडिया में। उस समय सड़कों पे किसान क्यों नहीं उतरे, आंदोलन क्यों नहीं हुए, सड़कों को जाम क्यों नहीं किया गया, रेलवे ट्रैकों पे किसान क्यों नहीं बैठे। भारत में सबसे अधिक किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और वे काफी बड़ी मात्रा में खेती करते हैं, देश को काफी बड़ी मात्रा में अनाज प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को परेशानी क्यों नहीं है, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही सीमित है। खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरवाले के पोस्टर लगने का किसान आंदोलन में क्या काम है, उसका किसानों से और उनको मिलने वाली दरों से क्या संबंध है। नागरिकता संशोधन कानून जो बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो इस समय कृषि कानून बन रहा है जिसमें किसानों का आंदोलन हो रहा है, इन दोनों में समानता क्या है। इन दोनों में समानता ये है कि देश विरोधी ताकतें मुखौटा बदल के देश की न्यायिक व्यवस्था का, देश की शांति का हनन करने का प्रयास कर रही हैं, देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रही हैं। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, एक्ट नहीं हुआ था, उस समय ये मिथ्या फैलाई जा रही थी कि इस कानून के अंतर्गत मुसलमानों की नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। उसी तरह से अभी किसान आंदोलन के समय में ये मिथ्या फैलाई जा रही है कि एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो किसानों को मिलती है वो व्यवस्था, और सब्जी मंडियों की व्यवस्था जहां पे जाके किसान अपनी सब्जियां बेचते हैं, उस व्यवस्था को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा, जो कि झूठ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान छोटे बच्चों को और महिलाओं को ढाल बना के सहानुभूति पाने के लिए यूज किया जाता था, उनका दुरुपयोग किया जाता था। उसी तरह से किसान आंदोलन के समय में अभी बूढ़े वृद्ध किसानों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनको बहका के सहानुभूति पाने के लिए उनको सड़कों पे उतारने का दुष्कर्म किया जा रहा है। अब मैं आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हुए आंदोलन और किसान आंदोलन में 2 समानताएं बताता हूं। सबसे पहली समानता ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के समय जो आंदोलन हुआ उसमें भी दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया गया, और किसान आंदोलन के समय में भी दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी समानता ये है, जिस तरह से खुलेआम सार्वजनिक तौर पे पूरे मीडिया के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकियां सार्वजनिक रूप से खुलेआम दी जाती थी, उसी तरह से अभी किसान आंदोलन के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं। अब मैं आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आता हूं। जो किसान बिल है जिसका विरोध इस समय पंजाब की सरकार कर रही है, उसको समझने के पहले हमको ये समझना आवश्यक है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं, यानी उसमें जो केंद्र सरकार बोलती है वो ही फाइनल माना जाता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दोनों का से होता है, दोनों अपनी अपनी बात रखती हैं। राज्य सरकारें जो केंद्र सरकार ने बोला है उसको मान भी सकती हैं और नहीं भी मान सकती हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जब सुरक्षा का, डिफेंस का विषय आता है तो उसमें जो केंद्र सरकार बोलती है वो पूरे देश को मानना ही पड़ता है। लेकिन जब हेल्थ का विषय आता है, एजुकेशन का विषय आता है, एग्रीकल्चर का, कृषि का विषय आता है, तो ऐसे समय में जो केंद्र सरकार बिल लेके आती है उस बिल को अपने स्टेट में
लागू होने देना या नहीं होने देना, ये वहाँ की जो राज्य सरकारें होती हैं वो तय कर सकती हैं, उनके पास वो अधिकार होता है। मैं इसका भी आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कृषि सम्मान योजना जो केंद्र सरकार लेके आई थी, जिससे गरीब किसानों को एक सपोर्ट मिले, उनको एक तय किया हुआ जो एक अमाउंट होगा वो उनके अकाउंट में सीधा जाए, उनको सहारा मिले, इसके लिए वो कृषि सम्मान योजना लाई गई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस डर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का इस योजना के लाने से जनाधार बढ़ेगा, उस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया। उसी तरह से आयुष्मान भारत योजना, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है, उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें यह डर था यदि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा राजनीतिक फायदा मिलेगा। अब मैं आता हूं जो कृषि आंदोलन चल रहा है उसके विषय पे। पंजाब में कृषि आंदोलन जो चल रहा है, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लाए हुए कृषि बिल को पहले ही नामंजूर कर दिया। जब उन्होंने नामंजूर कर दिया तो बात वहीं समाप्त हो गई। उनको कोई अधिकार ही नहीं है जाने का, आंदोलन करने का और जनता में एक असंतोष का वातावरण पैदा करने का। पंजाब में किसान आंदोलन का इतना असर क्यों दिख रहा है? तो पंजाब में किसान आंदोलन का इतना असर दिखने की जो सबसे प्रमुख वजह है वो ये है, पंजाब में नदियां हैं, 5 नदियां होने की वजह से वहां पे खेती अच्छी होती है। खेती अच्छी होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई उस समय में सरकार ने स्टोरेज की, वेयर हाउसेज की जो व्यवस्था करी, वो पूरी व्यवस्था यानी जितनी अधिक हो सकती थी वो पंजाब में करी। उन्होंने FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो अनाज खरीदा जाता है उसका 80 से 90% अनाज पंजाब से ही खरीदना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहां पे सारी व्यवस्थाएं थी और कम से कम पैसा लगा के, कम से कम सरकारी खर्च करके वहां पे उनको कोई जल व्यवस्था करनी थी, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ उनके लिए वहां रेडीमेड था। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मिनिमम सेलिंग प्राइस किसी भी किसान को अपने अनाज का मिलता है वो 800 से 900 रुपए मिलता है, जबकि वही मिनिमम सेलिंग प्राइस पंजाब में 1800 से 1900 रुपए के बीच में मिलता है, जो पंजाब के किसान के लिए या पंजाब के अनाज विक्रेता के लिए एक बहुत बड़ा लाभ है, एक बहुत बड़ा फायदा है। अपने अनाज का सही दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के, उत्तर प्रदेश के किसान अपने अनाज को पंजाब लाके पंजाब की मंडी के माध्यम से बेचने का कार्य करते हैं, जिसमें उनका काफी समय जाता है, काफी शक्ति जाती है, लेकिन उनके पास कोई पर्याय नहीं था। सरकार ने अब ये जो कृषि कानून लाने की व्यवस्था करी है, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं उनको भी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस मिलेगी वो और अच्छी मिलेगी, और ये जो कानून के तहत निर्णय लिया गया है कि आप अपनी खेती को कहीं भी किसी को भी सीधा बेच सकते हैं। इससे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के माध्यम से अनाज पंजाब की मंडियों में आया करता था वो नहीं आएगा। वो नहीं आने से वहाँ पे जो बिचौलिए हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, जो दलाल हैं, जो किसानों का अनाज बिल्कुल सस्ते में खरीद के और काफ़ी अच्छे भाव में मिनिमम सेलिंग प्राइस, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ पे बेचते हैं, उनको बेचने के लिए वो अनाज नहीं मिलेगा। किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और उनका नुकसान होगा। वो किसानों का फायदा देख के या किसानों को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये देख के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो अपना नुकसान देख के खड़े हैं और जनता में एक अविश्वसनीयता का एक माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आर्थिक नुकसान को छुपाने के लिए, अपनी आर्थिक हालत को बिगड़ने से बचाने के लिए
उनको किसानों को सीधे मिलने वाले फायदे से कोई लेना देना नहीं है। 2012 के संसद के एक सत्र में उस समय के यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि भारत के किसान को ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाके अपना सब्जियों का जो उसका थोक का जो माल है पूरा वो बेचे। जब 2012 में उन्होंने ये बात कही, उस समय में केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। उसी समय उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक किसान जाके सीधा अपने सामान को, अपनी सब्जियों को बेचता है, 30-40% सब्जियां खराब हो चुकी होती हैं और जो बची हुई सब्जियां वो बेचता है, उसमें 8 कमीशन एजेंट या बिचौलिए या दलाल जो आप बोले वो होते हैं, जिसकी वजह से उसको उसकी सब्जियों के एक्चुअल भाव का खाली 15 से 17% मिलता है, जो उसको मिलना चाहिए उससे बहुत कम है। आज मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने के लिए बिचौलियों को हटाना आवश्यक है, ऐसा उनका 2012 में कहना था, जो आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार कह रही है और कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी है। तो इस समय में अब विपक्ष को, कांग्रेस के साथ खड़ी हुई बाकी विरोधी दलों को ये साफ करना चाहिए कि क्या उस समय जो कांग्रेस ने 2012 में बोला कि मिनिमम सेलिंग प्राइस तय होना चाहिए, वो किसानों के साथ एक भद्दा मजाक था, उनके गरीबी का मजाक था, उनके साथ एक खिलवाड़ था, या जो अब कर रहे हैं ये दलालों की, कमीशन एजेंटों की वकालत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के, गरीबों के साथ में खड़ी है, विकास के लिए खड़ी है और अभी भी वो किसानों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।